उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर सबसे पहले है कि आपदा में मिलने वाली मदद की रकम में बदलाव किया गया है। अब आपदा में घर, स्कूल, हॉस्पिटल, पुल, सामुदायिक भवन को नुकसान होने की रकम बढ़ी हुई मिलेगी ताकि पुनर्निर्माण का काम आसानी से हो सके। केंद्र सरकार ने आपदा में हुए नुकसान के मुआवजे में बढ़ोतरी की है। इसका लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा। अब आपदा में यदि घरों को 70% से ज्यादा नुकसान हुआ है तो मैदानी इलाकों में 1,80,000 मिलेंगे, जबकि पहले 1,20,000 मुआवजा मिलता था। जबकि पहाड़ी वाले इलाकों में 2 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि पहले पहाड़ में 1,30,000 मुआवजा मिलता था। प्राथमिक स्कूलों को 70% से ज्यादा नुकसान होने पर अब 15 लाख मुआवजा मिलेगा, जबकि पहले 2 लाख मुआवजा मिलता था। नए मुआवजे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। और शनिवार को धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें कुल 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी। इसमें सबसे अहम अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने करीब 5,600 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूर किया। चीनी मिलों में परमानेंट कर्मचारियों के 68 पदों पर मृतक आश्रितों को नौकरी मिलेगी। कैबिनेट ने पदों पर लगी रोक को अब हटा लिया है। डेली वेजेस और संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए नियमावली बनेगी। इस पर भी चर्चा की गई। खबर है कि परमानेंट होने पर मानक 5 साल की बजाय 10 साल की सर्विस को माना जाएगा। गैरसैंण में विधानसभा सत्र को लेकर शनिवार को स्पीकर ने मीटिंग की। इसमें पुलिस प्रशासन से जुड़े सीनियर ऑफिसर शामिल हुए और स्पीकर ने सत्र में सभी तैयारियां और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। 21 अगस्त को गैरसैंण में मानसून सत्र होना है। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी अफसरान सीएस और डीजीपी के साथ सारे अफसरान पहुंचे थे और सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी वहाँ पर करना है, कार्य करना है, ताकि हमारा सत्र सुचारू रूप से चले, इसके लिए सब अपनी जिम्मेवारी को वहाँ पे। कोलकाता में डॉक्टर की रेप और हत्या कर दी गई और प्रदर्शन पूरे देश में हुआ। डॉक्टर्स का कहना है कि उत्तराखंड में भी अस्पतालों का बुरा हाल है, इसलिए हर जिला और सामुदायिक हॉस्पिटल में 2 कांस्टेबल जरूर तैनात किए जाएं। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। नाराज डॉक्टरों ने शनिवार को पूरे देश में प्रदर्शन किया। देहरादून की जिला अस्पताल के डॉक्टर भी ओपीडी छोड़कर धरने पर बैठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भले ही बड़े बड़े दावे करता हो, लेकिन डॉक्टर्स खुद मानते हैं कि उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी रूम्स की हालत बेहद खराब है। सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता और कई बार नाइट शिफ्ट में महिला स्टाफ अकेले काम करती है। डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार को जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 2 कांस्टेबल की व्यवस्था करनी चाहिए। सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, रात को हमारी महिला स्टाफ, नर्सेज और डॉक्टर्स अकेले काम कर रही होती है। कई बार देहरादून में भी हुआ है, रात में भीड़ आ गई, बहुत बुरी तरह भीड़ आ गई। एक बार डॉक्टर वारांग जोशी ईएमओ थे, उनकी पिटाई भी कर दी गई। तो हम डिमांड करते हैं सरकार से, जितने भी हमारे बड़े अस्पताल है, डीएच और एसडीएच, उसमें पुलिस की व्यवस्था की जाए। अगर पुलिस पिकेट नहीं आप दे सकते, कम से कम आपको पुलिस के 2 कांस्टेबल तो देने होंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देहरादून की महिला डॉक्टर्स की माने तो प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के साथ अस्पतालों में सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। सिक्योरिटी तो बहुत अहम है। हम लोग महिला कर्मचारी रात को जब ड्यूटी करते हैं, हमारे साथ जो स्टाफ होता है वो भी महिलाएं रहती हैं, और हम देखते हैं कि कई बार तो रात को जो पेशेंट्स के साथ जो पुरुष तीमारदार आते हैं, हमारे लाखों लाख बार कहने पर कि आप रात को यहाँ पे ना रुकें, वो यहीं रुकते हैं। कई बार वो शराब पिए हुए होते हैं, बदतमीजी करते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर इसी तरह हम बिना किसी सुरक्षा के काम करते रहे, किसी दिन हमारे साथ भी कुछ हो सकता है और हम भी अपनी पूरी जितनी क्षमता है उससे हम काम नहीं कर सकते। अगर हमें इस तरह इतने डर के माहौल में काम करना पड़ेगा तो हमें सुरक्षा प्रदान करें। डॉक्टर्स के साथ वारदात कोलकाता में हुई, लेकिन देश भर में डॉक्टरों के प्रदर्शन ने उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी और लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स बदले माहौल में मरीज के इलाज से पहले खुद की सुरक्षा चाहते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
ऋषिकेश एम्स में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताल को आउटसोर्स कर्मचारी के साथ 2000 नर्सिंग स्टाफ का भी समर्थन मिल रहा है। हालांकि एम्स ऋषिकेश में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं, लेकिन मरीजों को फिर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मसूरी उप जिला चिकित्सालय में सभी डॉक्टर और स्टाफ ने घंटाघर चौक पर विरोध रैली निकाली, जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सभी लोगों ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा देने की मांग की है। इधर हड़ताल के चलते मसूरी में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये बहुत ही भयानक और बहुत ही शर्मनाक एक हादसा हुआ है, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था और आगे भविष्य में भी नहीं होना चाहिए। और हमें सरकार से उम्मीद है कि वो दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे, पकड़े, उन्हें सजा दे, क्योंकि केवल एक रेप या एक किलिंग नहीं थी, एक ब्रूटल किलिंग थी। इस तरह की हमारे भी छोटे बच्चे हैं, कल की डेट में वो भी कॉलेजेस जाएंगे, तो हम कैसे उन्हें भेजें सर? मतलब वो पेशेंट्स के लिए, इसके लिए अपने घर को त्याग के बाहर निकलते हैं और उनके साथ ये होता है, तो इसके तो हम बिल्कुल विरुद्ध हैं। और आज की तो ओपीडी नहीं हो रही है, इस तरह से तो हमें लगता है कि बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। उधर हल्द्वानी में भी डॉक्टर्स का गुस्सा देखने को मिला। हल्द्वानी में डॉक्टर ओपीडी बंद कर सड़कों पर दिखे और कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की है। हल्द्वानी में हड़ताल का असर नजर आया, वो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। डॉक्टरों ने रैली निकालकर जताया है विरोध। नैनीताल में सरकारी डॉक्टर्स के अस्पताल के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर रहे हैं। वहीं मेडिकल स्टाफ ने नैनीताल में रैली निकाली और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। अल्मोड़ा में भी सरकारी डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया है और अल्मोड़ा की सरकारी अस्पताल की ओपीडी भी बंद रखी। डॉक्टर्स के हड़ताल का खमियाजा मरीजों को उठाना पड़ा है। उत्तरकाशी में भी कोलकाता कांड को लेकर डॉक्टर्स में काफी रोष है और डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया। इसके साथ ही टिहरी जिला अस्पताल बैराड़ी में डॉक्टर और स्टाफ ने कार्य बहिष्कार किया, रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं। पौड़ी में भी डॉक्टर्स ने हड़ताल कर पीड़िता का न्याय देने की पीड़िता को गुहार लगाई है। कोलकाता में डॉक्टर की रेप और हत्या के विरोध में हरिद्वार में डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। भगत सिंह चौक से प्रेमनगर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। आज दिन भर जिला अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ का कार्य बहिष्कार नजर आया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने ओपीडी ठप करके हाथों में काली पट्टी बांधकर नारेबाजी की। सरकार के खिलाफ, सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। केदारनाथ धाम में कुछ महीने पहले यात्रियों की सुविधा के लिए डीजल से चलने वाली स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल लाई गई थी। अब शनिवार को केदारनाथ धाम में चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 2 गोल्फ कार भेजी गई हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बैटरी से चलती हैं और एसयूवी की तरह पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। एक गोल्फ कार में एक समय में 8 लोग बैठ सकते हैं। केदारनाथ में थार और अब पहुंची गोल्फ कार। 2 तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं। एक तस्वीर बीती 31 मई की है, अब केदारनाथ धाम में थार गाड़ी को जब लाया गया था, और दूसरी तस्वीर आज की जब धाम में गोल्फ कार को लाया गया है। केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आपदा की वजह से पैदल ट्रैक कई जगह टूट चुके थे, लेकिन अब पैदल ट्रैक पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि लगातार प्रशासन एसडीआरएफ काम कर रही है ताकि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो सके। देखिए, लगातार प्रशासन के माध्यम से वहाँ पे जिला प्रशासन के एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ के माध्यम से रूटों को दुरुस्त किया जा रहा है और मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने लगातार उसकी मॉनिटरिंग करी है। समस्त अधिकारियों को जिन्होंने वहाँ पर स्टेशन होके यात्रा जल्द से जल्द वापस शुरू हो, उसके लिए मेहनत करी है और कल हमारा ट्रैक रूट वापस खुल गया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन केदारनाथ में उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ।
कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश बताया, तो बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग का काम है, बीजेपी का नहीं। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी तारीखों का ऐलान किया। 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आएगा, लेकिन केदारनाथ उपचुनाव का ऐलान नहीं होने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। अपने पोस्ट में हरीश रावत ने लिखा, केदारनाथ जैसी आपदा कश्मीर में भी आई, वहां पूरे राज्य में चुनाव हो रहे हैं, मगर केदारनाथ में चुनाव टाले जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी जानती है कि वो केदारनाथ का विधानसभा चुनाव हारने जा रही है। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि यह हरकत चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करती है, वरना केदारनाथ में चुनाव न करवाने की कोई वजह नहीं है। हरियाणा में तय समय से पहले चुनाव घोषित कर दिए गए और यहाँ जो चुनाव होने हैं, जो ड्यू है, उनको टाल दिया गया। तो ये लगता है कि पूरी तरह चुनाव आयोग बीजेपी के हिसाब से काम कर रहा है। केदारनाथ में इनकी स्थिति ठीक नहीं है, ये इनको जानकारी है अच्छी तरह, इसलिए इस चुनाव को टाल रहे हैं आगे। और जहां और स्थिति खराब होनी है वहां चुनाव पहले करा रहे हैं। तो चुनाव आयोग भी सिर्फ बीजेपी के हिसाब से काम कर रहा है। केदारनाथ चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसलिए दोनों पार्टियां पूरे प्लान के साथ काम कर रही हैं। 23 अगस्त को खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा केदारनाथ क्षेत्र में पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगा चुकी है। वहीं खबर है कि बीजेपी जल्दी चुनाव नहीं चाहती, जिसके पीछे की वजह केदारनाथ यात्रा और वहां आई आपदा को बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का निधन 10 जुलाई को हुआ और 10 जनवरी से पहले इस सीट पर उपचुनाव होगा। चुनाव करवाना न करवाना ये बीजेपी के हाथ में नहीं है, ये चुनाव आयोग देखेगा इसको। कुल मिलाकर के संवैधानिक बात करें भाई, जब चुनाव 6 महीने के अंतराल में चुनाव होने हैं, जब चुनाव आयोग चाहेगा तो चुनाव होंगे और समय पे होंगे। ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद अब टल ही नहीं सकते किसी भी कीमत में। परंतु इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या मामला और क्या हो गया। कांग्रेस ज्यादा उत्साहित अपने को समझ रही है। बद्रीनाथ उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और अब कांग्रेस का टारगेट केदारनाथ जीतना है। तो बीजेपी के लिए केदारनाथ उपचुनाव जीतना अब जरूरी भी है और मजबूरी भी। लेकिन चुनाव के लिए तारीख का ऐलान जरूरी है और इसी में कांग्रेस को बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नहीं, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ ने खटीमा थाना क्षेत्र से 1.5 किलो स्मैक बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए है। साथ ही एसटीएफ की टीम ने अवैध तमंचा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपी हरविंदर सिंह और जसदीप दोनों ही उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं, जो बरेली से स्मैक की इस खेप को बेचने के लिए नेपाल जा रहे थे, जिनको टीम ने नेपाल बॉर्डर से सटे खटीमा से अरेस्ट किया है। थाना क्षेत्र से 2 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा है और जिनके कब्जे से 1.5 किलो स्मैक बरामद हुई है। साथ ही इनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये दोनों अभियुक्त शक्ति फार्म सितारगंज के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ में सामने आया है कि जो स्मैक है इसको मीरगंज बरेली से किसी से लेकर आ रहे थे। और रुड़की के मेहड़ खुर्द गांव में ग्राम प्रधान द्वारा एक फैसला लिया गया, जो कि क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, ग्राम प्रधान द्वारा गांव में खुली बैठक की गई। इसमें फैसला लिया गया कि किन्नरों द्वारा बधाई के नाम पर जो मनमाफिक पैसा लोगों से वसूला जा रहा है, अब उस पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने बोर्ड में किन्नरों के लिए इनाम भी तय कर दिया है। अब 1100, 2100 और 3100 रुपए का इनाम ही दिया जाएगा और इससे ज्यादा मांगने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम वासियों ने बताया है कि ग्राम प्रधान द्वारा लिया गया फैसला बिल्कुल जनहित में है, क्योंकि यहाँ के लोग बधाई के नाम पर किन्नरों की वसूली में से त्रस्त हो चुके थे। जब ये अपनी मन मर्जी कर रहे थे तो तब हमें जो है कदम उठाना पड़ा, जबरदस्ती कदम उठाना पड़ा। इस पर बहुत लोग परेशान आज भी। अभी किन्नर लोग भी आए थे अभी यहाँ से कि ऐसा ना करो, हम जैसा आप कहोगे ऐसा कर लेंगे। मैंने कहा जो हमने फैसला ले लिया हम वापस नहीं लेंगे बिल्कुल भी। जनहित में फैसला हुआ, गांव के हित में फैसला हुआ और सामूहिक गांव की जो आवाज़ थी
वो जो आवाज़ बनकर एक चिंगारी के रूप में गांव में चली, तो उस पर ग्राम प्रधान ने एक्शन लिया और एक सामूहिक आम सभा में बैठक हुई। ग्राम पंचायत सदस्यों सहित आम जनमानस उस बैठक में थे। टिहरी के केमसारी टीन शेड कॉलोनी में गुलदार की दहशत है। शाम होते ही लोग घरों में क्या धोने के मजबूर हैं। टीन शेड कॉलोनी में गुलदार घूमता हुआ दिखाई दिया है और सीसीटीवी में गुलदार की चहलकदमी कैद हो गई है। गुलदार लगातार पालतू जानवरों को अपना निवाला बना रहा है। लोगों ने वन विभाग से जल्द गुलदार को पकड़ने की मांग की है। उत्तरकाशी जिले की यमुना घाटी में स्थित सरनोल सरुताल बुग्याल क्षेत्र को टूरिस्ट मैप पर लाने की कोशिश तेज हो गई है। इस क्षेत्र के लोगों ने बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की अगुवाई में शनिवार को सीएम धामी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम को बताया सरनोल से सरुताल बुग्याल तक का क्षेत्र में प्रकृति के नज़ारे देखते ही बनते हैं। क्षेत्र में मखमली घास के बुग्याल तक पहुंचने से पहले फूलों की घाटी भी आती है। बीजेपी नेता मनवीर चौहान ने कहा कि सीएम धामी ने सर्किट पर अपनी स्वीकृति दे दी है। सरुताल पर्यटक सर्किट को विश्व के पर्यटक मानचित्र पर लाने के लिए दर्ज करने के लिए अनुरोध किया, जिस पर आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा सहज स्वीकृति दी गई और जल्द ही सरुताल पर्यटक सर्किट विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। देहरादून में चारधाम यात्रा से जुड़े तमाम प्रतिनिधियों ने सीएम धामी से मुलाकात की। सीएम ने कहा चारधाम रूट पर बैरिकेडिंग और चेकिंग की व्यवस्था को कम से कम किया जाए ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके। वहीं इस बार की चारधाम यात्रा पूरी होते ही अगले साल होने वाली यात्रा की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। शनिवार को ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही। सीएम ने कहा यात्रा रूट के जिलों के डीएम इससे जुड़े लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। सीएम ने कमिश्नर गढ़वाल को कहा कि हर 15 दिन में चारधाम यात्रा से जुड़े अफसरों के साथ मीटिंग करें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून जिले के 5 स्कूलों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षणिक उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा। शनिवार को एक कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने चयनित स्कूलों के प्रिंसिपल्स को पुरस्कृत किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। आपको बता दें कि हर साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले 10 स्टूडेंट्स को और सबसे अच्छे रिजल्ट देने वाले प्रदेश के 50 स्कूलों को दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार दिया जाता है। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। मानसून की बरसात के बीच डेंगू का खतरा लगातार बना हुआ है। सरकार का स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर अलर्ट है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने कुमाऊं के सभी मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल के साथ ही नैनीताल जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेंगू से जुड़े टेस्ट के एक रेट फिक्स कर लिए जाएं ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर पैथोलॉजी लैब तक मनमानी न हो पाए। ये डेंगू के केस हमारे राज्य में ना के बराबर है, क्योंकि काफ़ी अवेयरनेस हमने की है। हर एलाइड विभागों को भी जो है बैठकें की हैं, सारे जिलाधिकारियों को इसका चेयरमैन बनाया है और जितने हमारे प्राइवेट लैब हैं जो कि अपने अपने हिसाब से पैसा चार्ज करते थे, अब हमने तय कर दिया है कि हम एक रेट तय करेंगे ताकि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत न हो। मॉनसून सीजन के बीच हरिद्वार में सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। श्यामपुर क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों पर लगातार भू कटाव के कारण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और 150 बीघा जमीन भी गंगा में समा चुकी है। हरिद्वार के 4 गांव गाजीवाली, कांगड़ी, सज्जनपुर पीली और बहार पीली गांव के किनारे बसे हुए हैं। पिछले साल हुई भीषण बारिश से यहां तटबंध टूट गए, जिसके बाद सिंचाई मंत्री ने तटबंध बनाने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिए थे, लेकिन अभी भी तटबंध नहीं बन पाया। पहले भी आई है, अब भी खतरा बना हुआ है, बहुत ज्यादा बना हुआ है। गांव के नजदीक बह रहा है, 25 फुट आगे बह रहा था, 25 फुट कट गई ढांग। कटाव लगातार हो रहा है। हाँ, कटाव लगातार हो रहा है। कितना खतरा बना हुआ है? खतरा बहुत ही ज्यादा बना हुआ है, कभी भी घुस सकता है। 700-800 परिवार है यहाँ। इसमें उच्च अधिकारियों को जो है बरसात लगने से पहले ही सूचना दे दी गई थी कि जो गंगा जी का
जो स्तर है, जहाँ पे मटेरियल इकट्ठा हो गया वो ज़्यादा ऊंचा हो गया और पानी का बहाव जो इस बार ग्राम सभा की साइड रहेगा। लगातार हो रही बारिश से बढ़ रही गंगा जल के जलस्तर के कारण बाहर पीली गांव में भूकटाव हो रहा है, जिससे गंगा की धारा का रुख आबादी की ओर हो गया है। वहीं ग्राम पंचायत की 150 बीघा जमीन गंगा में समा चुकी है और बारिश के दौरान ग्रामीणों में बाढ़ की दहशत बनी रहती है। अगर इस क्षेत्र में बाढ़ आती है तो 4 गाँवों की कई आबादी पर खतरा मंडरा सकता है। श्यामपुर, कांगड़ी और कई जगह क्षेत्र में जहाँ पर पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो इस पर टूटे थे या तटबंध को बनाने की आवश्यकता थी, वो सारी जगह चिन्हित करी गई थी, उन पर एस्टिमेट्स बना के हमारे द्वारा भेजे जा चुके हैं। अब इसके अंदर ये वाला जो फीडबैक मिल रहा है कि वहाँ पे जो काम को करने की जो गति है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसके बारे में अधिशासी अभियंता सिंचाई को अवगत करा दिया गया। पिछले साल हुई भीषण बारिश से हरिद्वार में शहर से देहात तक कहर बरपाया था। कई तटीय इलाकों के तटबंध टूट गए थे जिनका पुनर्निर्माण और मरम्मत की जानी थी, लेकिन ज्यादातर जगह हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में सिंचाई विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।